तो बच्चा पार्टी, आज हम पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो आपके सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट है। तो इस साल भाई बोर्ड्स देने वाले हो। बोर्ड्स तो क्या दोगे, कोरोना शरोना से बच के रहना पहले। तो बिना टाइम खराब किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में हम पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में क्या क्या हुआ, कैसे उन्होंने अकोमोडेट किया, वो पढ़ेंगे। इसके साथ हम पढ़ेंगे श्रीलंका और बचा हुआ पार्ट हमें अगले एपिसोड में कवर करेंगे। तो कम ऑन बच्चा पार्टी। पावर शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब तो आप सभी को पता होगा। शेयरिंग खाना बांटना, कहते होंगे आपको शेयरिंग इज ए गुड हैबिट। लेकिन भाई ये शेयरिंग पावर शेयरिंग है, छोटी मोटी चीज नहीं है। इसका बेसिक्स पता नहीं होगा ना जब तक कुछ समझ नहीं आने वाला। पावर शेयरिंग का मतलब समझते हैं। पावर शेयरिंग का मतलब ग्रुप या कोएलिशन ऑफ पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज, जिसके अंदर सभी ग्रुप्स आपस में सहमत होकर पावर शेयर करते हैं, जिससे स्मूथली वो ऑर्गेनाइजेशन या वो ग्रुप वर्क कर सके। तो बच्चा पार्टी, आपके एक क्वेश्चन आता होगा पावर शेयरिंग की क्या जरूरत है। पावर शेयरिंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के अंदर एक अहम रोल प्ले करती है। ये उनके स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन को फ्लो करने में हेल्प करती है। ये कैसे, बुक के अंदर आपको वेरियस एग्जांपल्स दिए गए हैं बेल्जियम, श्रीलंका का, जिससे हम जानेंगे कि पावर शेयरिंग कैसे हेल्प करती है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट में। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेल्जियम के बारे में। तो चलिए, तो बच्चा पार्टी, चैप्टर में सबसे पहले आता है बेल्जियम। अब आप सोच रहे होंगे बेल्जियम क्यों पढ़ना पड़ा। बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन की वजह से हमें पढ़ना पड़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम के जियोग्राफिकल लोकेशन की। तो वो है वेस्टर्न यूरोप की एक कंट्री, स्मॉल कंट्री है वेस्टर्न यूरोप की, जो टच करती है 4 कंट्रीज की बॉर्डर को। 4 कंट्रीज है नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लुक्समबर्ग। और वहीं बेल्जियम के कैपिटल की बात करें तो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स। कैपिटल है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के अंदर हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। चलो तो बच्चा पार्टी, अब हम बात करते हैं एथनिक कंपोजिशन की। सबसे पहले हम देखेंगे एथनिक का मतलब क्या है। एथनिक कंपोजिशन, एथनिक का मतलब है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। सोशल डिवीजन अलग अलग कम्युनिटीज का अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या था। एथनिक का मतलब आपके ये है। एथनिक कंपोजिशन जो बेल्जियम का था वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, मतलब हमारे तो ऊपर से निकलने वाला था। बेल्जियम की पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन थी 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन की हाफ है। और इस बेल्जियम का साइज देखें तो वो हमारे हरियाणा से भी छोटो है। तो हम बात करते हैं इसके एथनिक कंपोजिशन की एक रफ मैप के जरिए। रफ मैप में देखते हैं, ये है आपके फेलनिश रीजन। वहां पे अलग अलग रीजन थे। ये है फेलनिश रीजन, जहां पे 59% पॉपुलेशन थी जो डच बोलती थी। और वेलोनिया रीजन था, वहां पे 40% पॉपुलेशन फ्रेंच बोलती थी। वहीं बेल्जियंस अदर 1% थे जो जर्मन बोलते थे। 59%, 40%, 1% अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। वहीं इसके कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करें तो वहां पे 80% जो पॉपुलेशन थी वो बोलती थी फ्रेंच और 20% थी वो बोलती थी डच। तो बच्चा पार्टी, आपने नोटिस किया होगा कि दोनों के अंदर सिस्टम उल्टा था। कैपिटल में तो भाई फ्रेंच ज्यादा बोलते थे और यहाँ पे आपके पूरे कंट्री के अंदर डच ज्यादा बोलते थे। कंफ्यूज ना हो, तुम्हारा भाई साथ है। इसको हम समझेंगे क्रॉस से। कैपिटल में फ्रेंच ज्यादा थी, वहीं कंट्री में डच ज्यादा थी। कैपिटल में डच कम थी तो कंट्री में फ्रेंच कम थी। इसको हम क्रॉस बना के सीखें तो फ्रेंच से ज्वाइन होगा और डच से, जो जिससे आप इजीली समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंच और डच के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे, क्या सोशल डिस्पैरिटी थी। सोशल डिस्पैरिटी का मतलब दोनों के अंदर इक्वालिटी नहीं थी। देयर वाज नॉट इक्वालिटी बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज, डच एज वेल एज फ्रेंच। 1950 से लेकर 1960 तक इन दोनों के बीच में सोशल डिस्पैरिटी या एक तरह के कह सकते हैं आप मतभेद चलते रहे। ये क्या क्यों रहे, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो डच स्पीकिंग से थोड़े ज्यादा, डच स्पीकिंग पीपल से रिच थे, साथ ही पावरफुल थे। इसके कारण डच स्पीकिंग पीपल्स को कम राइट्स मिले और एजुकेशन भी बहुत लेट मिली। और ये कंडीशन आगे और सीवियर हो जाती है आपके
कैपिटल में जैसे कि हमने पीछे देखा कि कंट्री में तो भाई डच स्पीकिंग ज्यादा थे और आपके कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा थे। तो भाई अब ये कैसे अकोमोडेट हुआ ये हम अब देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का भाई अकोमोडेशन कैसे मिला या कैसे उन्होंने अकोमोडेट किया। सबसे पहले बात करें तो 1970 से लेकर 1993 तक बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार बच्चा लोग 4 बार अमेंड किया गया। इसी के साथ बेल्जियम ने क्या क्या किया जिससे ये अकोमोडेशन हुआ। ये मॉडल जो बेल्जियम लाया था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, वहां के लोगों को भी ये मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था, लेकिन जो इसके नतीजे आए वो बहुत ही स्मूथली फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट में हेल्प किए कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं इक्वल मिनिस्टर्स ऑफ डच एंड फ्रेंच इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही कम्युनिटीज के मिनिस्टर्स थे, वो भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन से, और किसी भी कम्युनिटी ना ही फ्रेंच और ना ही डच को अलाउ किया गया था कि वो अकेले यूनिलेटरली डिसीजंस ले सके। सेकंड आता है ब्रुसेल्स, जो वहां की कैपिटल सिटी थी, वहां पे अलग गवर्नमेंट बनाई गई जहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन था डच और फ्रेंच कम्युनिटी का। थर्ड आता है मोर पावर्स ऑफ सेंटर वर गिवन टू स्टेट्स। मोस्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द सेंटर वर गिवन टू स्टेट्स। जैसे कि हमने पीछे देखा कि स्टेट के अंदर अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से लैंग्वेज और कम्युनिटीज थी, जिसके कारण सेंटर ने फैसला लिया, क्योंकि सेंटर में अलग गवर्नमेंट थी और तो सेंटर ने फैसला लिया कि ज्यादा पावर स्टेट को दी जाए। फिर एक वहां पे अलग गवर्नमेंट भी सेटअप की गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करें तो ये गवर्नमेंट अलग अलग रिलीजन्स या कम्युनिटीज द्वारा सेटअप की गई थी। इसके अंदर वो अपने कम्युनिटीज के लोगों को इलेक्ट कर सकते थे, जिसके अंदर मेनली उनके रोल रहता था कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेजेस के ऊपर इश्यू से ध्यान देने पे। कम्युनिटी गवर्नमेंट की डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बच्चा पार्टी अब हम डिस्कस करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री है इंडियन ओशन के पास। इसकी टोटल पॉपुलेशन है 2 करोड़ से ज्यादा। इसके अंदर 2 कम्युनिटीज है, सिनला और तमिल्स। सिनला जो है 74%, वही तमिल्स है 18%। इसी के साथ तमिल्स के वहां पे 2 सब ग्रुप्स है, श्रीलंकन तमिल्स है और इंडियन तमिल्स है। श्रीलंकन तमिल्स है वो 13% है और इंडियन तमिल्स है वो 5% है। श्रीलंकन तमिल्स तो वो तमिल्स है जो वहां के नेटिव है, जिनके 4 फादर्स वहीं के रहने वाले हैं। वही इंडियन तमिल्स वो है जिनके 4 फादर्स कॉलोनियल रूल के टाइम प्लांटेशन के लिए श्रीलंका गए थे और वहीं रहने लग गए, वो इंडियन तमिल्स है। इसी के साथ वहां पे 7% क्रिश्चियंस भी है, जो दोनों तमिल्स भी है और सिनलास भी है। अब हम डिस्कस करेंगे मेजोरिटिज्म रूल के बारे में जो श्रीलंका के अंदर फॉलो किया गया था। तो बच्चा पार्टी अब हम देखते हैं मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस मेजोरिटिज्म का मतलब क्या होता है। बेसिकली एक ये कंसेप्ट है जिसके अंदर मेजोरिटी जो कम्युनिटी होती है वो रूल करेगी। कंसेप्ट है जिसके अंदर कहा गया है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी होगी, जैसे कि श्रीलंका में थी सिनला, तो वो रूल करेगी। आफ्टर इंडिपेंडेंस हुई थी श्रीलंका की 1948 में। 1948 के बाद में सिनलास जो वहां की मेजोरिटी के अंदर थे, जो हमने पीछे डिस्कस किया, वो स्टार्ट कर देती है कंट्री पे रूल करना। फिर 1956 के अंदर सिन्हाला जो वहां की मेजोरिटी के अंदर कम्युनिटी होती है, वो एक्ट पास करती है सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का, जिसका मतलब होता है दे वर डिस्कार्डिंग द तमिल्स को वो कंट्री से एक तरह से अलग कर रही हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती है जो सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी को ही फेवर करती है, जिसके कारण तमिल्स को लगता है कि हम पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिन्हाला को यूनिवर्सिटी एडमिशन, इसी के साथ गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मौका दिया जाता है, पर श्रीलंकन तमिल्स को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। इसके बाद सिन्हाला जो वहां पे रूल करते होते हैं, क्योंकि वो मेजोरिटियन गवर्नमेंट होती है, वो रूल करते हैं तो वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं जिसके अंदर वो बुद्धिज्म को फोस्टर करने की सोचते हैं, बुद्धिज्म को बढ़ावा देने को कहते हैं, जिसके कारण
श्रीलंकन तमिल्स के अंदर अपने आप में कंट्री से एलिनेशन या कंट्री से दूर होने की भावना उठती है और वो अलग अलग मूवमेंट्स स्टार्ट करते हैं जो आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चा पार्टी, अब हम डिस्कस करते हैं श्रीलंकन तमिल्स के बारे में। इन्होंने क्या स्टेप्स लिए कंट्री के लिए, अपने हक के लिए। सबसे पहले ये लाते हैं, डिमांड करते हैं रिलीजनल ऑटोनॉमी के लिए। रिलीजनल ऑटोनॉमी का मतलब पर्टिकुलर प्लेस पे अपना खुद का रूल करना। सेकंड, अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स और एजुकेशन के लिए ये डिमांड उठाते हैं। पर क्या होता है, हर बार इनकी डिमांड जो वहां पे मेजॉरिटी इन गवर्नमेंट होती है वो डिनाई करती है, दे डिनाइज देयर डिमांड। इसके बाद 1980s के अंदर ये एलटीटी एक ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर मेन ऑर्गेनाइजेशन होती है आपकी एलटीटीई। इंपॉर्टेंट बनती है आपके एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ये डिमांड करती है इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। ये डिमांड करती है अलग श्रीलंका से अलग कंट्री की। इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स, श्रीलंका के अंदर ईस्टर्न और नॉर्थर्न पार्ट के अंदर अलग स्टेट्स की डिमांड करती है, जिसके कारण दोनों गुट के अंदर बोले तो सिंहालास एंड तमिल्स के अंदर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता जाता है और ये कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे सिविल वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सिविल वॉर होता है आपका वॉयलेंट क्लैश बिटवीन टू ग्रुप्स, जब कोई टू पर्टिकुलर ग्रुप्स एक साथ कोई चीज पे सहमत ना होते हो और उनके अंदर वॉयलेंट क्लैशेस आ जाए तो उसे सिविल वॉर बोल जाता है। इस सिविल वॉर के अंदर श्रीलंका के अंदर 1000 पीपल्स की डेथ हुई, जिसके कारण श्रीलंका में सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और वहां के लोगों की लाइफ बहुत ही ज्यादा टेरिबलरी अफेक्ट होती है। जैसे कि आपने पीछे देखा बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों ने अलग अलग तरीके से पावर शेयरिंग की। बेल्जियम ने जिस तरीके से किया वो अप्रिशिएटेबल रहा, वहां पे मिनिस्टर्स मान गए, उनके कम्युनिटीज मान गई थी। लेकिन श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, वो कम्युनिटीज मानी नहीं, जिसके कारण कंट्रीज की यूनिटी पे इफेक्ट हुआ। तो बच्चा पार्टी इसी एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं और अगले एपिसोड में बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको हर टाइम नई वीडियोस आए तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।